हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। जो सब टॉपिक मतलब बड़े सब्जेक्ट में जो सब टॉपिक कवर किया जाएगा स्टूडेंट्स, वो होगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें से अवार्ड एंड ऑनर्स पे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने बनाए हैं। जो भी हम क्वेश्चन वगैरह स्टूडेंट डिस्कस करेंगे पिछले कुछ ड्यूरेशन में जो इवेंट्स हुए उसी के बेसिस पे मैंने बनाए हैं। जिस एग्जाम को स्टूडेंट्स हम फोकस में रखेंगे वो होगा आरबीआई ग्रेड बी। पर इसके अलावा भी जो बाकी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स आपके आने वाले हैं उनको ध्यान में रख के भी इन क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए रेडी किया। ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिनव जोशी। एक और चीज स्टूडेंट्स, हम क्लास को शुरू करें, अपने क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि जो करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, उसके लिए कोई एक सोर्स नहीं मिल पा रहा। कोई एक ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं और चीज़ें बहुत कंफ्यूज हो रही है। ठीक है, तो वहाँ स्टूडेंट्स मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। जो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ इसको, मतलब करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट में, करंट अफेयर्स के कंटेंट में, वो मैं आपको क्लास के एंड में बताता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप अपने नोटबुक पेन जैसे भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो बिल्कुल रेडी रखो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करने हैं। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा इंडियन सॉन्ग है जिसने जीता है बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में। तो काफी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलेंगे काफी इंपॉर्टेंट मूवी बेस्ड अवार्ड है। इसमें बेस्ट मूवी, बेस्ट सॉन्ग, इस तरह से अवार्ड चलते हैं। ठीक है, जैसे ऑस्कर्स वगैरह में ये जो सॉन्ग्स वगैरह उसके लिए अवार्ड नहीं होता, मतलब होता इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पर जो सॉन्ग्स वगैरह उसके लिए अवार्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट सॉन्ग ये जीता है मन भरिया 2.0, चकाचक, नाटू नाटू, या फिर आबद बराबर। इसमें से वो कौन सा इंडियन गाना है, कौन सा इंडियन सॉन्ग है जिसने जीता एक अवार्ड? अवार्ड का नाम है बेस्ट सॉन्ग इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है स्टूडेंट्स असल में नाटू नाटू। आपने एक बहुत ही फेमस इंडियन मूवी आरआरआर के बारे में जरूर सुना होगा। आरआरआर मूवी का ये गाना है नाटू नाटू। जब इसको इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया, मतलब हिंदी लैंग्वेज में डब किया, तो वहां इसका मतलब नाटू नाटू कन्वर्ट कर दिया गया था नाचो नाचो। ठीक है, ये वैसे तेलुगु लैंग्वेज बेस्ड मूवी है, इसको बाद में बाकी वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में रीडब किया गया था। ठीक है, हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने रिसेंटली अनवील या फिर दुनिया के सामने रखा एक 120 फीट टॉल स्टैचू। ये स्टैचू है एक पोलो प्लेयर का। तो आपने देखा होगा हॉर्स और साथ में एक हॉकी जैसा ये जो स्टिक टाइप चीज होती है, इसके साथ एक गेम खेली जाती है पोलो। तो एक पोलो प्लेयर का जो स्टैचू है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में अनवील किया गया? ठीक है, मतलब कौन सी स्टेट में इसको, जैसे बाकी चीजें लॉन्च होती है स्टैचूज अनवील होते हैं, क्या ये स्टैचू त्रिपुरा में अनवील किया गया, वेस्ट बंगाल में, असम में, या फिर मणिपुर में? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनवील किया है 120 फीट टॉल स्टैचू पोलो प्लेयर। कौन सी स्टेट में? मैं इनका नाम वगैरह आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है मणिपुर स्टेट। आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल्स दिखाता हूँ। 124 फुट टॉल पोलो स्टैचू इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह। तो ये जो स्टैचू है असल में इसको मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स इम्फाल मणिपुर में इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखना चाहें, यहाँ थोड़ा हम पढ़ते हैं। तो मणिपुर इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम पोलो। तो मणिपुर को पोलो गेम की बर्थ प्लेस भी बुलाया जाता है। जो चीफ मिनिस्टर मणिपुर के एन बिरेन सिंह, आप देख सकते हैं एन बिरेन सिंह को, वो भी असल में सेरेमनी में यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को। देखो, प्रवासी भारतीय दिवस हमारी कंट्री में हर साल 9th ऑफ जनवरी को होता है। 9th ऑफ जनवरी को हर साल हम लोग
NRIs, OCIs मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, मतलब इंडियन कम्युनिटी जो इंडिया के बाहर रह के भी कोशिश करती है कि अपनी कंट्री की जो ग्रोथ है उसमें वो भी कोई पार्टिसिपेशन दे सके, ऐसे इंडियन कम्युनिटी के लोगों को हम अवार्ड देते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। ये सब किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस को। प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को, ये इसलिए 9 जनवरी 1915 1915 में एक प्रवासी इंडिया वापस आए थे और उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी की, ठीक है। तो इस साल ये जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन थी ये हुई थी इंदौर में, मध्य प्रदेश में। पूछा जा रहा है इसके चीफ गेस्ट कौन थे इस कन्वेंशन के, इब्राहिम मोहम्मद सुली, महातिब बिन मोहम्मद, मोहम्मद इरफान अली या फिर पृथ्वीराज सिंह रूपन। ये सारे ना वेरियस कंट्रीज के, इंडिया के अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं जहां पर आपको इंडियंस की प्रेजेंस अच्छी खासी मिलेगी। वैसे इनमें से काफ़ी जो कंट्रीज हैं वो साइज में काफ़ी छोटी कंट्रीज हैं। ऐसी कंट्रीज के लीडर्स हैं ये लोग, ठीक है, जिनके आपको यहाँ पर नाम दिखे हुए हैं। इनमें से कौन थे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के चीफ गेस्ट? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है मोहम्मद इरफान अली। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये ग्वेनिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है, ग्वेनिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये थे चीफ गेस्ट 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के। 8 से 10 जनवरी के बीच में कन्वेंशन रखी गई थी इंदौर मध्य प्रदेश में। इस साल की प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का थीम क्या था? थीम था डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब इंडियन कम्युनिटी जो इंडिया के बाहर रहती है, ठीक है। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो एक पोस्ट है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि रिसेंटली कौन बना है स्पीकर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। जैसे हमारे यहाँ पर लोअर हाउस है, अपर हाउस है। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। ऐसी यूएसए में भी दो हाउस है, लोअर हाउस अपर हाउस। लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यूएसए में, और उनके अपर हाउस का नाम है सेनेट। तो उनके जो लोअर हाउस है ना, उनके नए स्पीकर बने, बहुत पावर होती है उनके लोअर हाउस के स्पीकर के पास। जो पुराने स्पीकर थे उनका नाम था नैन्सी पेलोसी। जब वो ताइवान की विजिट पे आए थे तो कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, चाइना ने पूरा एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया था। अब उनकी जगह जो नए स्पीकर बने हैं, क्या उनका नाम है? मिच मैकनल, नैन्सी पेलोसी, ये पुराने वाले हैं, लॉरेन बोवर्ट या फिर केविन मैकार्थी। तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है, तो असल में इनका नाम है केविन मैकार्थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये है केविन मैकार्थी, इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। जैसे अभी जो यूएसए में सरकार है ना जो बाइडेन की, वो डेमोक्रेट्स की है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की। ये उनके ऑपोजिशन में है रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप है और रिपब्लिकन के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं रिसेंट में, ठीक है। तो केविन मैकार्थी यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर, ये बन चुके हैं 55th स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी इंडियन एयर फोर्स के एक फाइटर पायलट है, वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इंडियन एयर फोर्स के। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ये पहले फीमेल फाइटर पायलट है इंडियन एयर फोर्स के जो कि पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं एक एयर एक्सरसाइज जो इंडिया के बाहर हो रही है। इसका नाम है वीर गार्डियन। ये जो एयर एक्सरसाइज है ये असल में किस कंट्री में रखी जाएगी? इस एयर एक्सरसाइज को इंडिया के बाहर कहाँ रखा जाएगा जहां अवनी चतुर्वेदी पार्टिसिपेट करेंगे? क्या ये होगी यूएसए में, क्या ये होगी ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, या फिर ये होगी रशिया में? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अच्छा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में जापान। जापान इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा। अवनी चतुर्वेदी बने हैं फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स के वुमेन फाइटर पायलट जो पार्टिसिपेट करेंगे एरियल वॉर गेम्स, और वो इंडिया के बाहर होंगे, जापान में इसको रखा जाएगा, ठीक है। ये इनकी पिक्चर है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए जो चेस की गेम है ना उसका रेगुलेटर है FID। जैसे क्रिकेट का रेगुलेटर ICC है, चेस में FID। FID क्या करता है, दुनिया भर में जो चेस के प्लेयर्स हैं जब वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाए, इवेंट्स वगैरह जीते, तो उनको ना एक स्कोरिंग देता है। वो स्कोरिंग जब एक
पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट करे, फिर उनको टाइटल दिया जाता है ग्रैंड मास्टर। चेस में हाईएस्ट टाइटल होता है ग्रैंड मास्टर का। इंडिया में रिसेंटली मतलब अब तक 78 ग्रैंड मास्टर थे, अब 79th ग्रैंड मास्टर बने, मतलब चेस में इनको काफी बड़ा टाइटल दे दिया गया है। क्या इनका नाम है? कौस्तव चैटर्जी, प्रणेश एम, आदित्य मित्तल या फिर प्रणव आनंद। इसमें ना कोई ऐसे एज फैक्टर नहीं होता कि अगर एक इतनी कोई किसी की एज होगी तभी ग्रैंड मास्टर बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। और एक बार आपको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल गया तो वो आपके साथ हमेशा के लिए रहता है, ठीक है। जैसे विश्वनाथन आनंद, ठीक है, पहले इंडियन थे जिनको एक ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया था। तो 79th ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौस्तव चैटर्जी, प्रनेश एम, आदित्य मित्तल या प्रणव आनंद। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। बिल्कुल ही जो सही आंसर है वो है स्टूडेंट्स, इनका नाम है प्रणेश एम। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो प्रणेश एम बने हैं इंडिया के 79th ग्रैंड मास्टर, ठीक है। आप इनकी पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। बाकी इनके इवेंट वगैरह के बारे में बताया गया है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपको भी मैंने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, फिर प्रवासी भारतीय कन्वेंशन इंदौर में रखी गई थी। उसी कन्वेंशन में ना प्रवासी भारतीय अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है इस बार कितने ओवरसीज इंडियंस को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिए गए? क्या 38 इंडियंस को या इस बार मतलब ये अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया? क्या 53 लोगों को सिलेक्ट किया गया, 32 या 27? तो कितने लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स? ये वो लोग हैं जो इंडिया के बाहर रह के भी, ठीक है, फॉरेन कम्युनिटी का पार्ट है, पर फिर भी इंडिया के बारे में सोचते हैं, इंडिया की ग्रोथ में बहुत योगदान दे रहे हैं। ये एक पुरानी पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एक पुरानी पिक्चर है, पर इस साल ये जो नंबर ऑफ इंडियन कम्युनिटी के लोग जिनको इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, आपको नंबर बताना है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। बिल्कुल सही आंसर है 27 लोगों को ये अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, ठीक है। तो क्योंकि ये सब कुछ आता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर, तो एस जयशंकर मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये संभालेंगे। तो 27 लोगों को जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं उनको चूज किया गया इस साल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको बताया कि रिसेंटली हमारी कंट्री में इलेक्शन हुए थे, हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट चेंज हुई है, बीजेपी से कांग्रेस पे शिफ्ट हुई है, गुजरात में बीजेपी ने कंटिन्यू किया, ठीक है, इलेक्शन के बाद भी। पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जब सरकार चेंज हुई, नए सीएम आए सुखविंदर सिंह सुक्खू, उसके बाद ना सरकार अपना जो हाउस का स्पीकर है उनको भी अपने हिसाब से लेकर आते हैं। तो नए स्पीकर किनको अनाउंस किया गया है, कौन बने हैं हिमाचल प्रदेश असेंबली के नए स्पीकर? तो ये कांग्रेस पार्टी से होंगे क्योंकि कांग्रेस इस टाइम पे पावर में। क्या इनका नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, यशपाल, आरवी आलेरकर या कुलदीप सिंह पठानिया। देखो सीएम तो हो ही नहीं सकते स्पीकर, ये तो हट गया। ना गवर्नर हो सकते स्पीकर, ये भी हट गए। दो नाम बचे इनमें से। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को ठीक से अटेम्प्ट किया होगा। इनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। वैसे यहाँ पर इन्होंने सीएम की फोटो लगा दी है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, पर कुलदीप सिंह पठानिया दूसरे एमएलए हैं, वो बने हैं नए स्पीकर। स्पीकर को क्या करना होता है? गवर्नमेंट जो मतलब जैसे इस टाइम पे कांग्रेस और ऑपोजिशन जो इस टाइम पे बीजेपी, उनके बीच में डिस्कशन वगैरह ठीक से हो सके ताकि कानून पास हो सके। ये मेन मोटिव होता है स्पीकर का, ठीक है, कि डिस्कशन ठीक से हो सके। कैबिनेट ने रिसेंटली मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में, इसका नाम चेंज करने का जो प्रपोजल है उसको अप्रूवल दे दिया है। जो इस एयरपोर्ट का नाम चेंज होगा वो किसके नाम पे रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे, इंद्र कुमार गुजराल जी के नाम पे, एच डी देवेगौड़ा जी के नाम पे। सारे बड़े पॉलिटिशियंस बड़ी गवर्नमेंट पोजीशंस को हमारी कंट्री में संभाल चुके हैं। पर आपको यहाँ पर ये देखना है कि इनमें से गोवा के साथ किसका रिलेशन बनता है। अगर आपने ये पता लगा लिया फिर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से अटेंड कर पाओगे। कोशिश करो। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में है इसका नाम चेंज करने का प्रपोजल है जो उसको पास कर दिया है। किसके नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर पर्रिकर, इंद्र कुमार गुजराल या एच डी देवेगौड़ा। क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर, इनका नाम है मनोहर पर्रिकर। गोवा के फॉर्मर सीएम रह चुके, कंट्री के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रह चुके, ठीक है। इलनेस की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए असल में ये जो एयरपोर्ट का नाम है इसको चेंज किया गया, ठीक है। तो गोवा मोपास एयरपोर्ट एज मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एंड गोवा चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, ठीक है। कौन बने हैं फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया गया सियाचिन ग्लेशियर में? देखो सियाचिन ग्लेशियर में जो आर्मी और बाकी फोर्सेस के जो वुमेन ऑफिसर्स हैं वो जरूर
हाइकिंग वगैरह उन सब चीज़ों के लिए तो ज़रूर गए होंगे, ठीक है। पर वहाँ पर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए फिजिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत टफ होना पड़ेगा। जो सियाचिन ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर जाना पड़ेगा। और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट यहाँ पर पहली बार एक वुमेन ऑफिसर को दी गई है। क्या इनका नाम है? कैप्टन रानी सिंह, कैप्टन वीरा तिवारी, कैप्टन रेणुका सिंह या कैप्टन शिवा चौहान। इनमें से कौन है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर पे? तो इनकी काफ़ी सारी फोटोज वीडियोस भी आनी शुरू हुई हैं कि यहाँ पर जो इनको वेरियस डे टू डे काम दिया था उसको ये पूरा कर रहे हैं, इतनी हाइट पे, इतनी ठंड में। इनका स्टूडेंट्स असल में नाम है कैप्टन शिवा चौहान। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन आर्मी के लिए, और कैप्टन शिवा चौहान के लिए, और ये जो इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉप्स है उससे जो बिलोंग करते हैं इस कॉप्स के लिए, ठीक है। तो कैप्टन शिवा चौहान इंडियन आर्मी के फर्स्ट फायर एंड फ्यूरी कॉप्स के बने हैं फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। तो सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेट 80s में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हो गया था और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। ईस्टर्न काराकोरम का पार्ट है, ईस्टर्न काराकोरम रेंज का ये सियाचिन का ग्लेशियर। फर्स्ट पर्सन पूरी दुनिया में जिनकी टोटल वेल्थ में से, ठीक है, 200 बिलियन डॉलर की गिरावट हुई। देखो 200 बिलियन डॉलर की गिरावट के लिए पहले उतने अर्न भी करने पड़ेंगे। दुनिया में तो बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इतनी वेल्थ पे पहुंच पाए। इतनी ज्यादा जो गिरावट हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि आजकल जो जैसे बहुत ही अल्ट्रा रिच लोग जो हैं उनका असली जो वेल्थ है, जो उनकी वर्थ है, उनकी कार्स, उनके घरों में, उन सब में नहीं होता। वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स अपने नाम पे रख लेते हैं, जिसको शेयर मार्केट में प्रमोटर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। अब जब तो आपकी कंपनी अच्छा काम करेगी, उस मतलब उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी वर्थ बढ़ेगी। अगर किसी रीजन से कंपनी का शेयर प्राइस गिरा तो आपकी वर्थ गिरेगी। यहाँ पर ये जो हुआ है, आई होप आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, ये असल में हुआ है दुनिया के सबसे रिच इंसान थे, अब तो ये थोड़ा नीचे आ चुके हैं, इनका नाम है एलॉन मस्क। पिछले कुछ महीनों में एलॉन मस्क की जो वेरियस कंपनीज है उनका जो शेयर प्राइस है काफी नीचे आ चुका है। इनके पास अपनी कंपनी के करोड़ों शेयर्स है, हर शेयर का प्राइस अगर नीचे आएगा तो इनको भी ओवरऑल काफी ज्यादा लॉस होगा अपनी पर्सनल वेल्थ में। इलॉन मस्क फर्स्ट पर्सन टू एवर लूज 200 बिलियन डॉलर। सोचो 1 बिलियन डॉलर कुछ 8,200 करोड़ रुपीज के आसपास होता है। 1 बिलियन डॉलर, इन्होंने 200 बिलियन डॉलर इनकी वेल्थ से कम हो गए, ठीक है। मतलब पिछले कुछ महीनों में जैसे रिसेशन और जो भी दुनिया में फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी वजह से शेयर मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई और बहुत अमीर अमीर लोगों को यहाँ काफी लॉस हुआ, ठीक है। ब्राजील के नए प्रेसिडेंट रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया? हुआ क्या, ब्राजील में इलेक्शन हुए, जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जायर बोल्सोनारो। जब इलेक्शन हुए ना तो जायर बोल्सोनारो बहुत छोटे मार्जिन से, पॉइंट्स के मार्जिन से इलेक्शन हार गए। नए इंसान को प्रेसिडेंट बनाना था, पर जब नए इंसान को प्रेसिडेंट बनाने की जो सेरेमनी वगैरह थी वो हो रही थी, उस टाइम पे जायर बोल्सोनारो के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कैपिटल जो ब्राजील की ब्रासिलिया, वहां पर एक तरह से जो हमने लास्ट टाइम यूएसए में देखा था ना, जब डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन हारे थे, उनके सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दिया। सेम चीज हुई यहाँ पर ब्राजील के ब्रासिलिया में। तो एक बहुत ही गलत मैसेज गया। अब वहां पर देखा जा रहा है कि किसकी गलती थी। क्या जायर बोल्सोनारो ने लोगों को पुश किया था कि नहीं तुम जाके प्रोटेस्ट करो? अब उनको हराया किसने? क्या इनका नाम है प्रोटेंडो दे मोरिस, डियोड्रो दा फोरेंसा, फोरेंजानो पियक्स्ता या फिर लुलिस इनास लुला डी सिल्वा? तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इनके बारे में सुना होगा। जब ये प्रोटेस्ट वगैरह हो तो ये चीज़ बहुत न्यूज़ में आ गई थी। इनका असल में नाम है, आप इसको लुला द सिल्वा के नाम से इनको याद रख सकते हो, ठीक है। ये हैं ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट। तो तीसरी बार, मतलब पहले भी रह चुके प्रेसिडेंट, पर काफ़ी टाइम से जायर बोल्सोनारो जो थे वो संभाल रहे थे और ये बहुत ही छोटे मार्जिन से इस इलेक्शन को जीते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने टॉपिक्स, जो कुछ मुझे कवर करना था मैंने कवर कर लिया। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा। अब स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बोला था, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो करंट फेज है, जनरल अवेयरनेस है, उसके लिए कोई एक सोर्स नहीं मिल पाता, डाटा बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है, कोई चीज़ कहीं से पढ़नी पड़ती है, कोई कहीं से, अपडेटेड डाटा नहीं मिल पाता। तो वहाँ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। तो या तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च करो abipedia.abhimanyu.com। यहाँ जाके स्टूडेंट्स आपने चूज एग्जाम पे क्लिक करना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करो आप उसको चूज करो, ठीक है। हम चलो ऐसा करते हैं, हम चलो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को, आप वैसे अपने हिसाब से जिस एग्जाम की तैयारी करो आप उसको यहाँ पर चूज करो, ठीक है। जो आपने स्टूडेंट्स एग्जाम चूज किया है उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है वीडियो कोर्सेज में।
जैसे ही आप एक बार वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे, क्योंकि जो भी मैं आपके लिए यहाँ पे क्लासेस वगैरह बना रहा हूँ सब वीकली वीडियोस के फॉर्मेट में बना रहा हूँ। आपने वीडियो कोर्सेज पे जब स्टूडेंट्स एक बार क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने जितने भी वीडियो कोर्सेज, तो मैंने जैसे भी आरबीए ग्रेड बी एग्जाम को टिक किया, तो जितने वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है सब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आपने स्टूडेंट ढूंढना है अपने करंट जीके के कोर्स को, ठीक है। तो जैसे आपने इस करंट जीके कोर्स को यहाँ पर ढूंढ लिया, आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सारी क्लासेस मैंने आपके लिए वीकली बेसिस पे करंट, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस की क्लासेस, उन क्लासेस की पीडीएफ्स, उन क्लासेस के नोट्स, एमसीक्यू के टेस्ट, सारा मटेरियल आपको स्टूडेंट्स यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, सारी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जो इस कोर्स का स्टूडेंट्स प्राइस है उसको भी आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। इस प्राइस में अगर आप इस कोर्स को परचेज करोगे तो अभी से लेकर जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं आता, आपको और करंट अफेयर्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए कोई सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर पाया। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।